नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से YouTube के सोशल मीडिया चैनल 007 पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने क्लियर कर दिए थे और इस वीडियो में मैं सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर के जो भी पार्ट्स होंगे उनके बारे में आपको ब्रीफ करूँगा, बताऊँगा कि वो चीज़ें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त राजेश तोमर। देखिए, अगर कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड होता है। आप जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं, कहीं से हम इनपुट लेते हैं, उस इनपुट को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद में हमें आउटपुट दिखता है और उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए वो स्टोरेज में चला जाता है, यानी कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो ये जो 4 फंक्शन हैं, ये चारों फंक्शन कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के ऊपर काम करता है। तो इनपुट्स में क्या होता है और प्रोसेस के दौरान क्या हार्डवेयर यूज होता है, स्टोरेज कहाँ पे जाता है और आउटपुट किस हार्डवेयर पे जाता है, आज हम सिर्फ हार्डवेयर की बात करेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अब जैसा कि स्कीम देखते हैं कि जो हमारा पहला वाला पार्ट है जहाँ पे ये सीपीयू और इसके साथ रैम है, सीडी ड्राइव है, केबल्स हैं, मदरबोर्ड के कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, पावर यूनिट भी है, हार्ड डिस्क है, ये पावर यूनिट है आप देख सकते हैं, और ये कुछ कार्ड्स हैं, लैन पोर्ट का हो सकते हैं या इसमें यूएसबी कार्ड है। तो ये पूरा हार्डवेयर पार्ट है। इसके ऊपर जो रन होता है, इसके ऊपर ये सारी एप्लीकेशन दी हुई है, फेसबुक है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, जो भी आपका गेम एप्लीकेशन जो भी है, और ये यूजर्स है। ये जो यूजर्स हैं सिर्फ इनको जो जिस पे काम करते हैं वो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, और ये हार्डवेयर है जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इन एप्लीकेशन को रन करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। अब हार्डवेयर है क्या? हार्डवेयर जैसा कि मैंने बेसिक वीडियो में भी बताया था आपको, जो बेसिक कोर्स का पहला वीडियो था, कि कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, उसी को हम कंप्यूटर का हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को अगर मेनली डिवाइडेड करें तो 2 पार्ट में हम बोल सकते हैं, सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और पेरिफेरल्स। सीपीयू की बात करें तो उसके ये 3 पार्ट होते हैं जिनको मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। जनरली लोग जो सीपीयू जो कैबिनेट होता है उसको सीपीयू बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। सीपीयू उस कैबिनेट के अंदर का पार्ट है जिसको मैं अभी दिखाऊंगा, और पेरिफेरल्स उस कैबिनेट के साथ या उस सीपीयू के साथ जो भी चीज़ें हमारी जुड़ी रहती है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और जो भी अडॉप्टर होता है वो जुड़ा हुआ है, उसको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये जो भी आपको कैबिनेट दिख रहा है जिस पे क्रॉस साइन है, ये एक कैबिनेट है। इस कैबिनेट के अंदर ही सीपीयू है। देखिए, इंटेल का जो ये आपको एक चिप दिख रहा है, ये सीपीयू है। और ये कहाँ होता है? जो इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक ऐसी चिप होती है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। ये जो बॉक्स है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, व्हाटएवर जो भी हो, तो इसको हम सीपीयू बोलते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है। ये क्या होता है? ये कैबिनेट होता है जिसके अंदर पूरे हार्डवेयर को फिट किया जाता है। अभी हमने हार्डवेयर की बात की। अब हार्डवेयर के साथ जुड़ने वाले इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। इनपुट डिवाइस में आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज़ें कंप्यूटर के साथ, मदरबोर्ड के साथ जोड़ी जाती हैं और जिनसे हम कोई भी डाटा उस कंप्यूटर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। अब सबसे पहले हम कीबोर्ड का एग्जांपल लेते हैं और इस कीबोर्ड के बारे में। सबसे पहले जो कीबोर्ड को बनाया गया था वो 1875 में बनाया गया था, और ये किसने बनाया था कि जैसा आप पढ़ सकते हैं, किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लेथम, जो थे ये फादर ऑफ टाइपराइटर। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाया था और इन्होंने ही फर्स्ट
जो कीबोर्ड था वो बनाया था। और इसको QWERTY ये कीबोर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि आप कभी भी कीबोर्ड में आप पहली लाइन देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं सबसे पहले QWERTY उसी के फॉर्म में वो की उसमें लगी हुई होती है, तो उसको हम KWERTY कीबोर्ड भी बोलते हैं। और ये 101 कीज़ का होता है, लाइक ए इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता है। और कीबोर्ड में अगर जो की हैं उनको हम अगर कैटेगराइज करें तो ये 3 ग्रुप में बांटी गई है। अल्फ़ान्यूमेरिक की, जो ए से लेके जेड तक की जितनी भी कीज हैं वो उसके अंदर आते हैं। पंचुएशन की वो हैं जैसे कि आपके जो सिंबल होते हैं, एक्सक्लेमेशन है, ये आपको पंचुएशन की कहाँ पे मिलेंगे? आप नंबर्स को अगर गौर से देखेंगे कीबोर्ड पे, जो कि नंबर के ऊपर कुछ साइन बने हुए हैं, तो उनको हम पंचुएशन की बोलते हैं। और जिनको यूज़ करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ यूज़ करना पड़ता है। स्पेशल की में कुछ ऐसी कीज हैं जिनके साथ जो कंप्यूटर पे फंक्शन होते हैं उनको उस स्पेशल की के साथ ही प्रेस करेंगे तो ही वो काम करेंगे। तो इसमें कुछ स्पेशल की ऑल्ट की है, एरो की है, नेविगेशन की जिसको बोल सकते हैं, बैक स्पेस की है, कैप्स लॉक जैसे कि ऑफ या ऑन होता है, कंट्रोल की, डिलीट, एंटर, बहुत सारी की है, पेज डाउन। आप जो न्यूमेरिक पैड होता है उसके राइट साइड में देखेंगे तो ये लगभग कि आपको कीबोर्ड के अंदर मिल जाएगी। ये भी कि इनपुट डिवाइस का जो फुल एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे माउस की। तो माउस जो अभी हम यूज़ करते हैं माउस अभी के टाइम पे वो ऑप्टिकल माउस होते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल माउस थे, मैकेनिकल माउस उसके बाद में ऑटो मैकेनिकल माउस आए। अभी हमारे जितने भी माउस हैं उसको हम ऑप्टिकल माउस होते हैं, जिसमें एक लेज़र बीम रहता है नीचे की साइड में, और उस लेज़र बीम की मदद से वो मूव करता है और उसका जो भी इंस्ट्रक्शंस पास होता है, इंस्ट्रक्शंस के पास होगा, उसका जो कर्सर मूव होता है वो उसी लेज़र बीम के जो ट्रैकिंग होता है उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं। और उसकी जो लेफ़्ट राइट कीज होती हैं उसके हिसाब से वो उनको सेलेक्ट या डबल क्लिक करके उनको कमांड इंटरप्रेट कराता है। और इनपुट डिवाइस के लिए जो भी हमारा माउस है वो क्या क्या काम कर सकता है, उसका एक पॉइंटर होता है जिसको होवर भी, मतलब पॉइंटर को अगर हम किसी के ऊपर, जैसे कि देखो मैं माउस ये घुमा रहा हूँ, इसको होवर बोलते हैं। और ये जो वाइट कलर से दिख रहा है ये पॉइंटर है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्शन करता है, उसको क्लिक बोलते हैं। डबल क्लिक जो इसका एक अपना एक एक्शन है उसके लिए डबल क्लिक होता है। ये जो सारी टर्म है ये माउस के लिए हमें यूज़ होती हैं। ड्रैग यानी कि किसी हम ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे सेलेक्ट करते हैं और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कहीं भी, मतलब उसको होल्ड करके हम ड्रैग कर सकते हैं, मतलब खींचते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको ड्रैग बोलते हैं। सेलेक्ट मतलब किसी अगर वर्ड की फाइल में हम काम कर रहे हैं या फाइलों को हमें सेलेक्ट करना है क्या, तो दो या दो से ज़्यादा को, तो उसको टर्म्स को हम सेलेक्ट बोलते हैं। लाइट पेन ये केबल के द्वारा कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक्चुअली जो डिजिटल साइन होता है ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। डिजिटली साइन आजकल जो डॉक्यूमेंट होते हैं आप देखेंगे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस आप बनाने के लिए जाते हैं या पैन कार्ड के लिए जो सिग्नेचर करते हैं उसके लिए ज़्यादातर लाइट पेन का यूज होता है। इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। एक्चुअली जो आप पुराने कीबोर्ड अभी आपको नहीं मिलेंगे, आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो ट्रैक बॉल था ये एक तरह से जो माउस अभी हमारे पास जो माउस है उसकी तरह काम कर सकता था। इससे आप कर्सर को लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन मूव करा सकते थे। ओरिजिनली ये क्या होता था कि जैसे माउस अभी हम अलग से यूज़ करते हैं, ये जो ट्रैक बॉल था ये कीबोर्ड के अंदर ही इनबिल्ट रहता था, जिसका आप कीबोर्ड के साथ माउस भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैक बॉल। और ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस था। जॉयस्टिक ये अभी भी यूज़ होता है, जहाँ भी आप गेम जोन में आप जाएंगे वहाँ पे जॉयस्टिक यूज़ होती है, जिससे आप गेम खेलते हैं। आप कहीं भी गेम जोन में जाके इसको देख सकते हैं।
ये एक मैकेनिकल मूवमेंट होता है और वहाँ से सिग्नल लेके उसको डिजिटली ये कंप्यूटर में एंट्री कराता है। एक तरह का इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, जो भी हमारे पास हार्ड कॉपी होती है, डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जो पेपर पे चीज़ होता है, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। ये डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस होता है। आप डॉक्यूमेंट को स्कैनर में डालिए और उसको स्कैन बटन दबाएंगे तो ये हार्ड कॉपी को सीधा सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, वर्ड की फाइल हो और पीडीएफ और इमेज भी हो सकती है, कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। इनपुट डिवाइस है। बारकोड स्कैनर, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आजकल जहाँ भी आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे बारकोड मशीन्स रखी रहती हैं बिल काटने के लिए। मतलब वो आइटम को उठाते हैं, उसमें एक बारकोड रहता है, उसको वो लेजर लाइट से रीड करता है और उसका सिग्नल हमारे कंप्यूटर में दे देता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि बारकोड से इस आइटम का नाम क्या है, कॉस्ट क्या है और जो भी उसकी डिटेल्स है वो उस बारकोड रीडर में लिखी हुई है और वो रीडर उसको रीड करके कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को पहुंचा देता है, डाटा को भेज देता है। तो ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, अब जो भी हम माइक यूज़ करते हैं, ईयरफोन्स कंप्यूटर पे लगा के यूज़ करते हैं, चाहे मीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या ऑनलाइन चैटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो आपकी डिवाइस है वो क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रिक पल्स उस माइक को मिलता है उसको वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके सीधा कंप्यूटर को पास कर देती है। यानी कि ये भी जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो सारे इनपुट डिवाइस हैं, आप कंप्यूटर के साथ ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डिजिटल कैमरा, जैसे कि अभी मेरा जो वीडियो है वो आपको कैमरे में दिख रहा है, ये इमेज को कैप्चर करता है डिजिटली और सीधा इनपुट कंप्यूटर को दे देता है। ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइस की बात कर ली है, तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है आउटपुट डिवाइस, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो भी मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है वो मॉनिटर के ऊपर जो आ रहा है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पे मुझे जितना भी मैं काम करता हूँ यूनिट के ऊपर वो मुझे डिस्प्ले पे दिखाई देता है। और कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है, जो रिजल्ट को आउटपुट करता है, चाहे वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो, ईमेल के फॉर्म में हो, कहीं भी किसी भी फॉर्म में हो, वो आउटपुट डिवाइस पे ही आपको दिखाई देगा। मॉनिटर पे हो सकता है, प्रिंटर पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और जिसको अभी हम मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर में टीएफटी, एलईडी, एलसीडी, आजकल प्रोजेक्टर पे भी आप कंप्यूटर को लगा के देख सकते हैं। तो वीडियो, जो पहले का टाइम था उसमें हम जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट थी, थोड़ा आपने मॉनिटर देखा होगा, पीछे की साइड में टीवी टाइप का स्क्रीन रहता था और टीवी के ही तरह का वो आपको मॉनिटर दिखेगा, तो वो वीडियो थे, उसको हम वीडियो बोलते थे। उस पर आपको डिस्प्ले चीज़ें दिखाई देती, टेक्स्ट, नंबर, जो भी जिस फॉर्म में होगा वो आपको दिखाई देता था, डिस्प्ले होता था। और ये पहले जितने भी वीडियोस थे इनिशियली वो ब्लैक एंड वाइट थे, बाद में कलर भी हो गए, मोनोक्रोम भी थे, कलर भी थे और ब्लैक एंड वाइट भी थे। तो लेकिन अभी जितने भी आप मॉनिटर यूज़ करते हैं वो सारे कलर मॉनिटर आते हैं। ऑडियो रेस्पॉन्स सिस्टम और स्पीकर, हम कंप्यूटर का जो भी साउंड आउटपुट होता है, यानी कि हमको अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो सामने जो भी हमारे यूज़र बैठा हुआ है उसका साउंड सुनने के लिए हमको स्पीकर लगाना पड़ता है। कोई म्यूजिक अगर हमने प्ले करना है कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए हमें स्पीकर लगाने पड़ते हैं। तो ये भी एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी लेने के लिए हमें प्रिंटर यूज़ होता है। प्रिंटर से हम कोई भी प्रिंट ले सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर हमने एप्लीकेशन बनाई है, वर्ड की फाइल में, एक्सेल की फाइल में या किसी में भी अपने डॉक्यूमेंट बनाया, उसको प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर से यूज कर सकते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर को ब्रॉडली जो मतलब मोटे तौर पे माना जाए तो इसको 3 ग्रुप में बांटा जाता है: करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर जो होते हैं वो ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादा प्रिंट होता है, लगातार प्रिंट होता है, वहाँ पे यूज होते हैं। और लाइन प्रिंटर भी लगभग जो छोटे
या मध्यम वर्ग के जो भी बिजनेसेस हैं जहाँ पे उनका ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ पे लाइन प्रिंटर यूज होते हैं। पेज प्रिंटर, जितने भी लेज़र प्रिंटर हैं वो ही पेज प्रिंटर हैं। पेज प्रिंटर मतलब वो एक इमेज को प्रिंट करते हैं, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसका एक इमेज होता है, उसको वो प्रिंट करते हैं। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो प्रिंटर को 3 ग्रुप में बांटा जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। लेकिन अगर इन्हीं प्रिंटरों का हम क्लासिफिकेशन करें कि ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, तो उसको हम अलग अलग इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में बांटते हैं। देखिए मैं अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ कि प्रिंटर का ग्रुप क्या होता है और कौन से प्रिंटर को किसके लिए और क्या यूज़ किया जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं। आप कहीं भी ग्रोसरी की शॉप पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो बिल के लिए जितने भी प्रिंटर यूज होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस प्रिंटर में रिबन लगे हुए होते हैं और उस रिबन के ऊपर हेड होता है, उस हेड में पिन्स होते हैं। वो उस पिन की मदद से वो जो हेड में रिबन लगा है उसको पंच करता है और उस रिबन का जो कलर होता है वो आपके पेपर पे प्रिंट होता है। एक बार में ये जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं एक बार में एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं, तो इनको करेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। इसकी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है और इसकी जो स्पीड है वो करेक्टर पर सेकंड में नापी जाती है, CPS बोलते हैं उसको। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 600 करेक्टर पर सेकंड होती है, कम से कम 50 करेक्टर पर सेकंड। और ये जब यूज होता है इसमें थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा होता है और इंक की जगह मैंने जैसे बताया पहले कि इसमें रिबन का यूज होता है। और करेक्टर प्रिंटर में ही इंकजेट प्रिंटर आते हैं, ये भी लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहते हैं। इनका जो नॉइज़ है यूज करने के समय वो बहुत कम होता है रादर देन द करेक्टर प्रिंटर। और इसकी जो क्वालिटी है जो करेक्टर प्रिंटर से क्वालिटी बेटर होती है। और ये दोनों आपको अवेलेबल रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट आप ले सकते हैं इसको, कलर में भी ये अवेलेबल रहते हैं इंकजेट प्रिंटर। बस इसका एक थोड़ा सा अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखें तो इंकजेट प्रिंटर की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है। और इसका जो भी इंक जो रिफ़िल किए जाते हैं या नया इंक हम उसमें रिफ़िल डालते हैं तो हमको वो कॉस्टली पड़ता है। और जबकि करेक्टर जो प्रिंटर होते हैं उसमें रिबन हमको चेंज करना है और उसकी लाइफ लॉन्ग होते हैं तो वो ज़्यादा यूज भी होता है और उसकी ज़्यादा कॉस्ट भी हमको नहीं आती है। ग्राफिक प्लॉटर, जितने बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, मीडिया पोस्टर, होर्डिंग्स जितने भी प्रिंट होते हैं, मैप जितने भी प्रिंट होते हैं, उसके लिए करेक्टर प्रिंटर ही यूज होते हैं, जिसमें है ग्राफिक प्लॉटर। जो बड़े बड़े मशीन्स पे बिल बोर्ड्स वगैरह या जो फ्लैक्सी बोर्ड वगैरह प्रिंट होते हैं वो ग्राफिक प्लॉटर प्रिंटर से होते हैं। ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर मैं आपको बता देता हूँ। आप ब्रोदर का एक प्रिंटर देखेंगे जिसमें कि एक पहले ड्रम लगता है, उस ड्रम के ऊपर ही उसका कार्टेज लगता है। लेकिन जो लेज़र प्रिंटर होते हैं उसमें सीधा आप जब भी देखेंगे तो आप अगर ऑफिस में यूज कर रहे हैं तो उसमें हम सीधा कार्टेज डालते हैं। लेकिन जो ड्रम प्रिंटर होता है उसमें दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। इसमें पहले ड्रम डलता है उसके ऊपर कार्टेज डलता है। ये लाइन प्रिंटर ही होता है और ये दोनों कलर में अवेलेबल रहता है। आप इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर में भी ले सकते हैं और कलर में भी। और इसका जो कार्टेज होता है उसमें पाउडर भरा हुआ होता है जिसको वो इंक की तरह यूज करता है प्रिंट करने के लिए। और ये लाइन प्रिंटर होता है। जितने भी ड्रम प्रिंटर हैं वो लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है उनका। पेज प्रिंटर, ये आजकल के लेटेस्ट प्रिंटर हैं जिनको हम लेजर प्रिंटर भी बोलते हैं। ये इसकी हाई स्पीड होती है, मोर एक्सपेंसिव होता है देन इंकजेट प्रिंटर के। और ये दोनों कलर और ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड वाइट में आपको अवेलेबल है, मिल जाता है। ये भी प्रिंटर का अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा भी जो यूज होता है वो लेजर प्रिंटर ही होता है। मैग्नेटिक प्रिंटर, आपने जो भी हम
स्टिकर गाड़ी पे चिपकाते हैं या कहीं दीवार के ऊपर जो प्रिंट हम चिपकाते हैं या कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे या कुछ भी स्टिकर टाइप के हम जो भी प्रिंट निकालते हैं वो मैग्नेटिक प्रिंटर की जो होते हैं उनकी कैटेगरी वाले जो प्रिंट होते हैं उनसे निकालते हैं। इसके लिए जो थर्मल पेपर यूज होता है थोड़ा पॉलीथीन टाइप का होता है और उसी के ऊपर वो जो भी ड्रम कोटेड होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल की मदद से उस पर इमेज को प्रिंट करता है। ये मैग्नेटिक प्रिंटर होते हैं। ओके, तो आउटपुट की बात हो गई, इनपुट की बात हो गई। चलिए अब हम स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बेसिक कोर्स की जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था कि कंप्यूटर के अंदर दो तरह की डिवाइस यूज होती है, स्टोरेज डिवाइस, जिसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जब भी कंप्यूटर किसी भी एप्लीकेशन पे काम करता है, आपने अगर कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, पीडीएफ की कोई फाइल भी ओपन की हुई है या आप वर्ड की फाइल में काम कर रहे हैं, तो ये जितना भी प्रोसेस होता है ये किस में होता है, ये रैम के ऊपर होता है। यानी कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, वो हमारी रैम होती है। ये बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन ये डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकती है। ये सिर्फ टेम्परेरी डेटा को होल्ड करती है और ये तब तक करती है कि तब तक हम उस डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं। तब तक हमारा ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता है, तब तक डेटा जो रहता है वो रैम के ऊपर रहता है। और जैसे ही हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, और स्टोर कहाँ होता है, वो सेकेंडरी जो हमारी मेमोरी है यानी कि हमारी हार्ड डिस्क, उसमें परमानेंटली स्टोर होता है। तो प्राइमरी से हमारा सीधा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। देखिए इस ये जो इमेज है आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर की जितनी भी ऐप्स हैं, ये जब भी हम यहाँ से ओपन करते हैं ये रैम के ऊपर आ जाती है। टेम्परेरी उसका एक जो स्टोरेज पार्ट है वो उस ऐप्स को मिल जाता है, चाहे हम क्रोम खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, वर्ड की कोई फाइल खोली है या कुछ भी खोला है हमने, कुछ भी वर्ड का डॉक्यूमेंट या कोई भी किसी भी प्रोग्राम से काम करते हैं, तो वो जैसे उसको हम ओपन करते हैं तो रैम के ऊपर आ जाती है। अब तब तक हम उस डॉक्यूमेंट में, उस फाइल पे या उस प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं, वो रैम्स के ऊपर रहती है। हमने काम ख़त्म कर लिया, उसको कंट्रोल एस कर दिया, तो वो पर कंट्रोल एस करने के बाद हमें कहाँ चलेगी, सेकेंडरी जो आपकी मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर की हो या लैपटॉप की हो। लेकिन जैसे ही हम उस ऐप्स को क्लोज करते हैं तो ये रैम से पूरी फाइलें क्लोज होके जितने भी इंस्ट्रक्शंस या जितने भी ऐप है उसके रनिंग थे या जितनी भी उसकी सर्विसेज रनिंग थी वो क्लोज होके रैम को फ्री कर देते हैं। तो ये हमारी जो रैम है ये हमारी प्राइमरी और मेन मेमोरी होती है। ओके, अब बात करेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी मैंने अभी जैसे बताया कि आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। और इसमें हार्ड डिस्क भी हो सकती है, मैग्नेटिक भी हो सकती है। मैग्नेटिक डिस्क जो है, मैग्नेटिक टेप अब यूज नहीं होती है, ये पहले यूज होती थी। मैग्नेटिक टेप के साथ में फ्लॉपी टेप भी है, फ्लॉपी डिस्क भी यूज होती थी, जिनको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे। मैग्नेटिक टेप जो एक हार्ड मटेरियल्स होता है, जिसको सिमेट्रिक प्लास्टिक मटेरियल भी बोलते हैं, उसकी बनी हुई होती थी, लेकिन अभी ये यूज़ नहीं होती है। प्रेजेंट में हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का भी अब हमारा कोई यूज नहीं है। अभी आप देखोगे जो नए वाले सीपीयू है उसमें कोई फ्लॉपी डिस्क लगाने का कोई स्पेस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है उसमें, ना उसमें कोई पोर्ट बना है। लेकिन ये जितने भी डिवाइस हैं ये हमारी सेकेंडरी डिवाइस है, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि मैग्नेटिक टेप पहले यूज होती थी। आप समझे तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पहले वीसीआर चलते थे, उनके लिए जो यूज होती थी
टेप्स, उनको मैग्नेटिक टेप बोलते थे। उसमें एक रील होती थी, प्लास्टिक की एक टेप होती थी जिसको रील बोलते थे, और उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती थी, कंप्यूटर के लिए भी ऐसी रील्स होती थी, 3600 फीट, और माइलर प्लास्टिक टेप की ये बनी हुई होती थी। उसी जो प्लास्टिक टेप होती थी उसी के ऊपर मैग्नेटिक रूप से डेटा को हम राइट करते थे और उसी को हम स्टोर करके फिर उसको हम रिट्रीव करके यूज करते थे। ये मैग्नेटिक टेप थी। अभी मैग्नेटिक टेप का जो जगह था वो ऑप्टिकल स्टोरेज ने लिया। ऑप्टिकल स्टोरेज में हम डाटा को राइट करते थे लेज़र बीम की। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि जो भी CD रोम्स जो होती हैं वो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है, और उसमें जो डाटा राइट होता है वो लेज़र बीम की मदद से होता है। रीड और राइट दोनों उसी की मदद से काम होते हैं। इसकी कई सारी कैटेगरी। CD रोम होता है, मतलब एक ऐसी CD होती है जिसमें कोई डाटा एक ही बार राइट होता है और उसको हम रीड कर सकते हैं, उसके बाद में उसको हम दोबारा से राइट नहीं कर सकते। एक CDR होती है, रिकॉर्डेबल, इसमें वन टाइम रिकॉर्ड होता है। CDRW होती है, यानी कि इस CD में रिकॉर्ड भी हो सकता है और फिर दोबारा से रीराइट भी हो सकता है। इसी की CD की जो दूसरी कैटेगरी DVD आई। DVD में भी ये सेम कैटेगरी होती है, DVD रोम, DVD-RW, DVD-R रिकॉर्डेबल, ब्लू रे डिस्क, ये भी एक तरह की DVD होती है, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो 16 GB होता है, और हमारी नॉर्मल DVD का साइज़ 9.5 GB होता है, और हमारी जो CD होती है उसका साइज़ 700 MB होता है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क है, और ये हमारी स्टोरेज डिवाइड, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज। और अब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये कुछ ऐसे स्टोरेज भी होते हैं कि जैसे अगर हम बात करें प्रिंटर की, प्रिंटर में भी एक फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी की उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहते हैं कि उसको नोटिफिकेशन क्या देना है प्रिंटर को। अगर पेज उसमें नहीं है तो वो कौन सी लाइट जलेगी, और अगर उसमें कोई एरर आता है तो क्या कोड दिखाएगा। इसके लिए उसमें फ्लैश मेमोरी होती है। इनको सॉलिड स्टेट स्टोरेज कहते हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है, लेकिन ये एक लो लेवल यानी कि कम मेमोरी यूज करने वाली मशीनों के अंदर डाली जाती हैं, जिनको वन टाइम राइट किया जाता है, उसके बाद उनको जो भी मशीन या इक्विपमेंट में हमें यूज़ करना है उसमें लगा दिया जाता है। इसके लिए SD और MMC जो कार्ड होते हैं, आप देखा होगा कैमरे में जो कार्ड होता है MMC कार्ड या SD कार्ड होता है बड़ा वाला, तो उनमें जो उनको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये छोटी जो भी डिवाइस होती हैं उनमें यूज़ होती है, कंप्यूटर में यूज नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जिसके अंदर CPU होता है, उस यूनिट की बात करेंगे और उसका काम क्या है और कैसे काम करता है। देखिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने जैसे पहले ही बताया, इसी को प्रोसेसर बोलते हैं, और यही कंप्यूटर का दिमाग। अगर हम बात करें जैसे कि हमारा जो माइंड है वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, ऐसे ही कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो प्रोसेसर है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको बोलते हैं। और इसमें दो पार्ट, अगर प्रोसेसर को हम डिफाइन करें तो ये दो पार्ट इसके अंदर होते हैं, जिसको ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। ALU का काम है कि जो भी गणितीय जो सवाल होते हैं, मैं देसी भाषा में आपको बताऊं, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको ALU करता है, और कंट्रोल यूनिट उसको ये बताता है कि कौन से ऑपरेशंस को पहले करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है और किस ऑपरेशन को बाद में करना है। इसको सब कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। और ये एक छोटी सी चिप, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि CPU एक छोटी सी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है। विदाउट द हेल्प ऑफ चिप द CPU इज यूजलेस, यानी कि अगर किसी कंप्यूटर में आप बोलेंगे आप CPU नहीं है, ये चिप नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, तो वो बेकार है, कंप्यूटर वो किसी काम का
नहीं है। अभी जो लेटेस्ट में जो भी चिप्स आ रही हैं, जो भी प्रोसेसर हैं, वो i7 i9 अभी इसकी सीरीज चल रही है जो कि इंटेल बनाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आप ये समझिए कि जो सीपीयू होता है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है और उसके बिना पूरा कंप्यूटर बेकार है। जीपीयू आपने जो भी जीपीयू सुना होगा कि ये होता क्या है। एक्चुअली जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का जितना भी एप्लीकेशन पार्ट होता है उसको यूज़ करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर हम गेम या वीडियो ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी कंप्यूटर पे अगर काम कर रहे हैं तो वो जो सीपीयू होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो इतनी स्पीड में, अगर मानो हम एक गेम अगर कंप्यूटर पे चला दें तो आप उसका यूटिलाइजेशन अगर सीपीयू का देखेंगे तो 100% उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है और सीपीयू हैंग भी हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड काम होते हैं, चाहे गेम हो या कुछ फ़ोटो बनाने का एप्लीकेशन हो जैसे फ़ोटोशॉप हो या फिर कुछ वीडियो एडिटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर हो, तो उनको करने के लिए हमको जीपीयू की ज़रूरत होती है। तो जीपीयू क्या करता है, कुछ प्राइमरी पार्ट सीपीयू का, जब हम ग्राफिक्स पे काम करते हैं तो कुछ पार्ट ये सीपीयू का यूज़ करता है, यानी प्रोसेसर का जो काम होता है वो डिवाइड हो जाता है। ये उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सीपीयू का उसको यूज़ करके बाकी जितना भी प्रोसेसिंग होती है वो जीपीयू के ऊपर चली जाती है। ये भी एक तरह की सीपीयू की तरह ही चिप होती है, यानी कि हम बात करें तो ये सीपीयू का दूसरा रूप है। तो ये जीपीयू, ये जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड काम होते हैं ये उनको उस चिप के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू ये होता है। ये सबसे पहले एनवीडिया 1999 में बनाया था और उसका नाम था GeForce 256, यानी कि 256 MB का था, उसका साइज़ था 256। अभी तो लेटेस्ट में आप 1 GB और आप कितना भी आप जीपीयू लेंगे आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एनवीडिया ने जो बनाया था वो 99 में 256 MB का GeForce जीपीयू बनाया था। इंटरनल कंपोनेंट, अब हम बात करेंगे मदरबोर्ड में इंटरनल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। मदरबोर्ड में सीपीयू होता है, आपको बताया मैंने, एक मेन बोर्ड होता है, एक सिस्टम बोर्ड होता है और वो ये क्या है, मेन बोर्ड जिस पे सारे कंपोनेंट हमारे सीपीयू, उसी के ऊपर जो हार्ड डिस्क लगाने के लिए पोर्ट्स उसी के ऊपर होते हैं, उसी के ऊपर एक फ़ैन लगा होता है और जो भी पावर के सॉकेट होते हैं पावर चिप के लिए, आईसी उसके ऊपर लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस उसके ऊपर लगे रहते हैं। तो ये सब मदरबोर्ड के पार्ट हैं। ओके, तो एक सीएमओएस चिप भी उसके अंदर रहती है। अब सीएमओएस है क्या, सबने सुना होगा सीएमओएस लगी है, सीएमओएस बैटरी है एक, क्या है, एक बैटरी है। सीएमओएस की फुल फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसकी बनी हुई एक चिप होती है। ये एक तरह की बैटरी है और ये जो सीपीयू को चलाने के लिए या उसको लाइव रखने के लिए, उसके टाइम को अपडेट रखने के लिए एक उसमें वॉच चलती रहती है सीपीयू के अंदर, डिजिटल वॉच होती है, मतलब एक प्रोग्राम के रूप में उसमें इनबिल्ट होती है। तो उसको पावर देने के लिए, उस क्लॉक को पावर देने के लिए हमको सीएमओएस बैटरी उस मदरबोर्ड के अंदर लगानी पड़ती है। ये ऑलरेडी फिटेड होती है और इसकी लाइफ लगभग 3 से 5 ईयर्स की रहती है। कभी कभी आप देखोगे कि कंप्यूटर आपका ऑन हुआ और ब्लैक स्क्रीन जैसे बायोस स्क्रीन आती है तो आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आपका पीसी का जो डेट एंड टाइम है वो सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी सीएमओएस बैटरी उसमें लगी हुई थी और जो बायोस चिप को पावर देती है, 3 वोल्ट की ये बैटरी होती है जो पावर देती है, वो बैटरी अब डाउन हो गई है, आपको सीएमओएस बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। तो ये मदरबोर्ड का इंटरनल पार्ट है। ये भी एक्सपेंशन स्लॉट, अब मदरबोर्ड में स्लॉट बने हुए होते हैं जिन स्लॉट में हम वीडियो कार्ड भी लगा सकते हैं, ऑडियो कार्ड भी लगा सकते हैं। एक जगह ईथरनेट कार्ड भी लगा रहता है जिसमें आप लैन केबल लगा के इंटरनेट यूज़ करते हैं और एक यूएसबी कार्ड भी
लगा रहता है, यूएसबी एक्सटेंशन होता है जो कि बाहर आके आपको 4 यूएसबी लगाने के लिए हमको सॉकेट मिलते हैं। तो जो स्लॉट बने हुए होते हैं मदरबोर्ड में उनको एक्सपेंशन स्लॉट बना बोलते हैं, जिसमें आप कई तरह की चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। एक्सीलेटेड ग्राफिक पोर्ट अभी ये किस लिए होता है कि अगर हमको किसी कंप्यूटर में 3D मूवीज़ आप बात कर लीजिए जो कि 3D थिएटर में भी चलती हैं, तो अगर 3D मूवीज़ मुझे इसमें देखनी है इसी कंप्यूटर में, तो मैं नहीं चला सकता हूँ क्योंकि मेरा जो मदरबोर्ड है वो 3D डिज़ाइन है नहीं। उसका जो PCI है, यानी कि उसका जो मदरबोर्ड है वो बेस्ड ऑन 3D नहीं है। तो इसके लिए जो भी मदरबोर्ड कंपनियां हैं लाइक इंटेल आप मान लीजिए, तो उसने एक AGP पोर्ट यूज़ किया। क्या किया? एक AGP पोर्ट यूज़ किया जिसको आप लगाकर अपने मदरबोर्ड में, ये कभी कभी जो नए नए ग्राफिक से रिलेटेड जो भी इंजीनियर या सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो भी मैकेनिक हैं वो इसको यूज़ करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है। तो किसी भी 3D डिजाइनिंग के लिए आपको AGP की ज़रूरत पड़ेगी और ये इंटेल ने बनाया है, इंटेल कंपनी ने बनाया है, और इसको मदरबोर्ड में हम अलग से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जो आपका मदरबोर्ड है वो AGP को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि मदरबोर्ड आपका ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि वो AGP को सपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो उसमें आप लगाओगे तो काम नहीं करेगा। मेमोरी स्लॉट होते हैं। मेमोरी स्लॉट मीन्स मदरबोर्ड में आपको रैम लगानी पड़ेगी, तो रैम के लिए भी जैसे एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं उसी टाइप का एक स्लॉट बना हुआ होता है जहाँ पे आप रैम लगा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है मदरबोर्ड में आपकी 2 रैम लगा सकते हैं या 4 रैम लगा सकते हैं। मतलब वो उस तरह से मैन्युफैक्चर है कि आप इसमें 8 GB की 2 रैम्स लगा सकते हैं या 16 GB की 2 रैम्स लगा सकते हैं। ये आपके मेमोरी स्लॉट होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर ही होते हैं। कूलिंग फैन, ये भी मदरबोर्ड में कभी कभी 2 भी फैन हो सकते हैं किसी मदरबोर्ड में। एक पावर सप्लाई है उसके पास लगा रहता है और एक फैन जो आपका मदरबोर्ड में CPU होता है, CPU के ऊपर एक फैन लगा रहता है जिसको कूलिंग फैन बोलते हैं। वो क्या करता है कि जो आपकी हीट जनरेट होती है कंप्यूटर चलने के टाइम पे, जो CPU के अंदर हीट जनरेट होती है उसको खींच के आपका जो कैबिनेट है उसमें देखिए आप पीछे कुछ होल्स भी रहते हैं, आपका जो कैबिनेट होता है वहाँ से उसको बाहर करता है ताकि उसको कूल कर सके उसको, ताकि वो गर्म ना हो। गर्म होने से क्या है वो काम नहीं करेगा। तो कूलिंग फैन एक भी हो सकता है, एक तो कंपलसरी है और 2 भी हो सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट, आपके जो कैबिनेट है उसमें टॉप में पीछे की साइड में पावर सप्लाई यूनिट लगी रहती है। ये भी इंटरनल पार्ट है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहता है। और पावर सप्लाई से आपको आप हमेशा उसको AC पावर देते हैं, लेकिन उससे 3 तरह की पावर हमेशा निकलती है जो कि मदरबोर्ड में अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि उसमें 12 वोल्ट की DC पावर निकलती है, 5 वोल्ट की DC पावर निकलती है और 3 वोल्ट की DC पावर निकलती है। जैसे कि अब जो भी हार्ड डिस्क है उसको 12 वोल्ट DC चाहिए, और जो आपका CD प्लेयर है, जो भी CD अंदर से बाहर आती है, CD रीडर राइटर है, उसको 5 वोल्ट का पावर चाहिए। मदरबोर्ड में कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिसको 3 वोल्ट का पावर चाहिए। तो उसमें 3 तरह की पावर वो आउटपुट देता है पावर सप्लाई। पोर्ट्स, फिजिकल डॉकिंग पोर्ट्स, पॉइंट ऑफ एन एक्सटर्नल डिवाइस। आप देखिए पीछे से कभी कभी आगे भी, अभी जो नए CPU है उसमें आगे भी USB एक्सटेंड करने के लिए या USB डायरेक्ट लगाने के लिए 3 या 4 पोर्ट होंगे, और पीछे भी आपको 4 पोर्ट इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। जो 4 बेसिक पोर्ट होते हैं USB के, वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। और एक्सपेंशन स्लॉट में आप नया कार्ड लगा के USB को आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। हार्डवेयर का पार्ट में इतना ही है।
नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई जानकारी और लेना चाहता है कंप्यूटर के बारे में तो उनको इस वीडियो को शेयर करें। और मेरा जो कंप्यूटर बेसिक प्रोग्राम है उसको आप फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।